गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। दैनिक जागरण के कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे 7 जुलाई 2020 के न्यूज़ का। आज हमारे देश के एक महानतम कप्तान जो रहे हैं क्रिकेट के, वो महेंद्र सिंह धोनी रहे हैं। उसका जन्मदिवस भी है, आप उन्हें भी बधाई दे सकते हैं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ। कोई क्वेश्चन पूछना है कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण नहीं है, मान लो अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको इसका अखबार मिल जाता होगा, लेकिन दिल्ली से बाहर हैं, आप यूपी में हैं, आप बिहार में हैं, आप एमपी में हैं, राजस्थान में हैं, पंजाब में हैं, कहीं भी हैं, छत्तीसगढ़ में हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो पहला कमेंट होगा वहाँ पे इसका लिंक मिल जाएगा। आप जाकर के वहाँ से दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का पीडीएफ पढ़ सकते हैं, और ख़ास करके उस टॉपिक को तो निश्चित तौर पे पढ़ें जिस टॉपिक का डिस्कस मैं आपके साथ करता हूँ। पहला जो न्यूज़ है कि गलवान घाटी से पीछे हटे चीनी सैनिक। तो भारत के एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और चीन के एनएसए दोनों की वार्ता हुई है। भारत के एनएसए ये हैं अजीत डोभाल साहब हैं, और चीन के एनएसए जो हैं ये हैं वांग यी हैं, जो चीन के विदेश मंत्री भी हैं। दोनों ने वार्ता की है, आपस में सुलह करने का कोशिश किया, और फाइनली जो है चीन का सैनिक 2 किलोमीटर पीछे हट गया। चीन का सैनिक 2 किलोमीटर पीछे हटा, भारत का सैनिक भी पीछे हटा। तो आखिर इसका क्या क्या रीज़न हो सकता है, क्यों चीन पीछे हटा, राइट, उस पर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे क्यों और क्या रीज़न हो सकता है इसका। देखो, सीधे संघर्ष का जोखिम चीन नहीं उठाना चाहता। चीन ने अपने 20,000 से अधिक सैनिक डिप्लॉय कर दिए। चीन ने भारत पर प्रेशर बढ़ाने का कोशिश किया, भारत ने भी अपने 20,000 से अधिक सैनिक डिप्लॉय कर दिए वहाँ पे। तो ऐसे कंडीशन में सीधा फाइट चीन नहीं कर सकता। चीन भी अपने क्षेत्र में सैन्य अभ्यास कर रहा था, युद्ध का सैन्य अभ्यास जो है वो कर रहा था। भारत भी अपने क्षेत्र में युद्ध का सैन्य अभ्यास कर रहा था। तो सीधे संघर्ष की कंडीशन चीन एफोर्ड नहीं कर सकता है, और भारत भी नहीं करना चाहता। तो अच्छी बात ये थी कि दोनों ने मिलकर आपस में सलाह मशवरा करके दोनों पीछे हटे। सेकेंड क्या रीज़न है? सेकेंड रीज़न है कि पाकिस्तान के अलावा चीन के साथ कोई देश खड़ा नहीं है। केवल कुछ देश हैं वर्ल्ड में जो चीन के साथ वर्तमान में खड़े हैं, लेकिन इसके अलावा कोई अन्य देश खड़ा नहीं है। नाटो का जितना देश हो गया, पश्चिमी जितना देश हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोप का देश हो गया, सभी देश भारत के साथ खड़े हैं। इस कंडीशन में चीन पे मेंटली प्रेशर बन रहा है और चीन को पीछे हटना पड़ा। इसके साथ ही साथ आर्थिक नुकसान भी चीन को पहुंचा। हमने क्या किया है? हमने 59 चीन ऐप का बहिष्कार किया है। हमने पावर सेक्टर में जो चीन से उपकरण आता था वो हमने मंगाना बंद किया। एफडीआई को लेकर के हमने चीन पे प्रतिबंध लगाया है। साथ ही साथ कई अन्य काम हमने किया है। कई अन्य ठेका जो चीनी कंपनी को मिला था वो ठेका कैंसिल किया गया है। तो चीन पे भी प्रेशर बढ़ा और चीन ने अपने सैनिक को पीछे किया। इसके साथ एक अन्य महत्वपूर्ण रीजन है, हालांकि बहुत सारे लोग इस रीजन को गौन कर देते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। देखो, हमें समझना होगा कि प्राकृतिक चुनौती भी है। बरसात का भी समय चल रहा है और कुछ दिन के बाद ठंड का समय आने वाला है। तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पे जहाँ -50 डिग्री टेम्परेचर रहता है, -60 डिग्री टेम्परेचर रहता है, वहाँ पे ठंड के समय में सस्टेन कर पाना बहुत ही मुश्किल है सैनिकों को। इसलिए प्राकृतिक चुनौती के फलस्वरूप भी चीन को पीछे हटना पड़ा। साथ ही साथ अन्य क्या रीजन है कि अमेरिका का दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका क्या किया है कि अपना पोर्ट भेजकर, अपना जो है एयरक्राफ्ट वगैरह भेजकर वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा है, युद्ध की एक्सरसाइज कर रहा है दक्षिणी चीन सागर में। तो निश्चित तौर पे एक मेंटल प्रेशर क्रिएट हो रहा है चीन पे। और साथ ही साथ अमेरिका ने घोषणा किया है कि अमेरिका का जो सैनिक यूरोप में है, खास करके जर्मनी में जो अमेरिका का सैनिक है, उस सैनिक को अमेरिका वहाँ से हटा करके एशिया में डिप्लॉय कर देगा। एशिया में कई जगह अमेरिका का नेवल सैनिक बेस्ड है, वहाँ पे वो डिप्लॉय कर देगा। और ये सारे के सारे संकेत दे रहे हैं कि चीन को पीछे हटना चाहिए। चीन पे प्रेशर बढ़ रहा था और चीन फाइनली पीछे हटा।
बावजूद इसके चीन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। आई रिपीट, बावजूद इसके चीन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। भारत को संभल के रहने की आवश्यकता है। देखो यहां पे जो है प्रत्येक 2 से 3 दिन में पेपर में आपको सीबीआई के बारे में मिल जाएगा और ईडी के बारे में मिल जाएगा। तो एक बार फिर हम ईडी के बारे में, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निर्देशालय के बारे में डिस्कस करते हैं। न्यूज क्या है कि कोलकाता की कंपनी को फेमा के तहत 7272 करोड़ का नोटिस। तो दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, फेमा क्या होता है और ईडी क्या है। ईडी मतलब होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इस निदेशालय की उत्पत्ति, इसकी जो शुरुआत हुआ था 1 मई 1956 को हुआ था। और उस समय में जो है फेरा एक्ट था, 1947 में फेरा एक्ट आया था। फेरा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। आई रिपीट, फेरा मतलब होता है, देखो FERA, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। इस एक्ट को विनियमित करने के लिए, इसको रेगुलेटेड करने के लिए एक संस्था की जरूरत थी और इसी संस्था के रूप में 1956 में जो है ईडी का जन्म हुआ, ईडी की शुरुआत हुई। उसके बाद फेरा जो है, जो 1947 का कानून था, 1973 में इसमें फिर संशोधन किया गया। और उसके बाद जो है 2000 में, ये देखो ये सारे का सारा जो चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये फैक्ट है और फैक्ट भी आपको याद रखना चाहिए। कई बार आपको वनडे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ देगा फेरा के बारे में या फेमा के बारे में। तो 1947 में फेरा एक्ट था, उसके बाद 1973 फिर इसमें अमेंडमेंट हुआ और 1 जून 2000 को फाइनली फेरा एक्ट जो है ये फेमा में तब्दील हो गया। फेरा एक्ट को रिप्लेस कर दिया फेमा ने। फेरा एक्ट क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, और फेमा क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो ये हो गया विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, ये लागू हो गया और रिप्लेस कर दिया फेरा को। ईडी जो है वित्त मंत्रालय के तहत, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के तहत राजस्व विभाग आता है और राजस्व विभाग के तहत एक वित्तीय एजेंसी है, फिनांस एजेंसी है। साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, नई दिल्ली में। और इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़ और दिल्ली। क्लियर है? ये जो 2 एक्ट हैं, अगर इस एक्ट का किसी भी तरह का कोई उल्लंघन होता है तो ईडी एक्शन लेता है, अदरवाइज ईडी को कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर फेमा एक्ट का उल्लंघन हुआ, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का उल्लंघन हुआ, तो ये एक्ट, ये जो है क्या कहें, ये एक्शन लेगा, ईडी एक्शन लेगा वहाँ पे। और साथ ही साथ PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का अगर उल्लंघन होता है तो ईडी एक्शन लेता है। इन 2 एक्ट के उल्लंघन में ईडी एक्शन लेते हैं, अदरवाइज ईडी एक्शन नहीं लेता है। और ये दोनों ही एक्ट संबंधित है मनी से, वित्त से संबंधित है, इसलिए इसे वित्तीय एजेंसी कहा गया, इसे फिनांस एजेंसी भी कहा गया। राइट। तो ये न्यूज़ जो है, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, कितना करोड़ रुपए का नोटिस दिया है कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए ईडी के बारे में जानना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के बारे में जानना, फेमा के बारे में जानना, फेरा के बारे में जानना, ये अधिक इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक पोर्शन से, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेट पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, या वनडे एग्जाम में भी पूछा जाता है। यहाँ पे एक बार इसको देख लेना, इसलिए देख लेना कि रेलवे जो है कार्बन उत्सर्जन मुक्त होने के लिए रेलवे जो है काम कर रहा है। क्या क्या काम कर रहा है कि रेलवे जो है देश भर में बिजली जो है, बिजली के माध्यम से ही रेल पहुंचेगी। डीजल जहां भी चलता है उसको बंद किया जाएगा। राइट, बिजली के माध्यम से जो है रेलवे पहुंचेगी हर जगह। और साथ ही साथ जो है सोलर उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रेलवे काम कर रही है। राइट, सोलर उपयोग को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, अक्षय ऊर्जा को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, और उस ऊर्जा का उपयोग हम विद्युतीकरण के लिए करें, और विद्युतीकरण के माध्यम से रेलवे का परिचालन हो पूरे देश भर में, इसके लिए रेलवे काम कर रही है।
कार्बन उत्सर्जन मुक्त काम कर रही है। अब देखो इस न्यूज को आप कैसे अब इस न्यूज को आप कैसे कोरिलेट कर सकते हैं पर्यावरण से। आपको पता है कि यूएनएफसीसी के जो मीटिंग हुआ था, यूएनएफसीसी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, इसकी जो मीटिंग हुई थी COP21, मैं इस पर एक डिटेल से लेक्चर लूँगा। यूनाइटेड नेशन का जो ये बॉडी है यूएनएफसीसी का, उस पर मैं एक डिटेल से लेक्चर लूँगा। लेकिन इस न्यूज़ को कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट के पोर्शन से, उसको आप समझें कि COP21 जो हुआ था, कन्वेंशन ऑफ पार्टी 21 जो मीटिंग हुई थी यूएनएफसीसी की, जो पेरिस में हुआ था और जिसे कहा जाता है पेरिस समझौता, जो बहुत फेमस है पेरिस समझौता के नाम से। इस समझौता में भारत ने कुछ लक्ष्य तय किया था कि भारत कार्बन इमिशन को जो है भारत मुक्त होगा, कार्बन इमिशन भारत कम करेगा। तो उसी कार्बन इमिशन का जो भारत का लक्ष्य था, उसी लक्ष्य का एक पहल यह है, राइट। तो इस तरह से जो न्यूज होता है, उस न्यूज को अपने आप स्टैटिक पोर्शन से कोरिलेट करें, अपने बुक से कोरिलेट करें, तभी जाकर के वो यूजफुल होगा आपके लिए। यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट परिचर्चा है, 15 अगस्त को वैक्सीन लॉन्च करने का लक्ष्य अव्यवहारिक, राइट। तो ये कंपनी जो है बेंगलोर स्थित इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस ने कहा है कि 15 अगस्त तक कोरोना की वैक्सीन लॉन्च करने का ICMR का लक्ष्य अव्यवहारिक और वास्तविकता से परे है। सबसे पहले मैं वैक्सीन पे ले चलूंगा कि वैक्सीन कौन सा है। ये वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन, यहाँ पे आपको दिख रहा है। इस वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन, जिसको भारत बायोटेक एक कंपनी है, हैदराबाद की कंपनी है, वो कंपनी इसका निर्माण कर रही है। अब न्यूज़ पे लौटते हैं। ICMR ने कहा था भारत बायोटेक को कि आपको जितना जल्दी हो सके इसे 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस से पहले बनाइए। और बाकायदा ICMR ने घोषणा कर दिया था कि आपको जो भी छूट चाहिए, आपको नियमों में छूट चाहिए, कानूनों में छूट चाहिए, जो भी छूट चाहिए हम आपको देंगे। भारत बायोटेक, आप इस वैक्सीन का निर्माण कीजिए, चूँकि विश्व अभी जूझ रहा है कोरोना वायरस को लेकर के। लेकिन इस कंपनी का भी, भारत बायोटेक का भी कहना है, और साथ ही साथ जो है बेंगलोर स्थित इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस का भी कहना है कि अव्यवहारिक है। क्यों अव्यवहारिक है? क्योंकि वैक्सीन का जो ट्रायल होता है पहला चरण में, उस ट्रायल के बाद लगभग 14 डे का, 40 दिन का जो है समय लगता है, और 40 दिन के बाद दूसरा ट्रायल होता है, उसके बाद तीसरा ट्रायल होता है, और 3 ट्रायल के बाद नॉर्मली किसी वैक्सीन को मंजूरी मिलता है। तो पहला ट्रायल के बाद भी मान लो अगर मंजूरी मिलेगा, फिर भी मिनिमम 40 दिन आज से लगेंगे। तो नॉर्मली ये पॉसिबल नहीं है कि 15 अगस्त तक इस दवाई का जो है शुरुआत हो सके, इस वैक्सीन का शुरुआत हो सके। इसलिए दोनों कंपनी, जो कंपनी ये दवाई बना रही थी भारत बायोटेक, उन्होंने भी कहा है, और साथ ही साथ इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस ने भी कहा है कि 15 अगस्त तक कोरोना की वैक्सीन लॉन्च नहीं हो सकती है, ये अव्यवहारिक है, राइट। इसको भी एक बार आप पढ़ सकते हैं कि किस तरह से आतंकवादी के जो रिश्तेदार हैं उसको MBBS और इंजीनियरिंग की 150 सीटें आरक्षित करता है पाकिस्तान। देखो, इसको आपको इस तौर पे समझना होगा, पाकिस्तान हमेशा से जो है गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म करता है। उन्होंने टेररिज्म को 2 भागों में बांटा है, गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म। गुड टेररिज्म उनके लिए वो है जो भारत पे आक्रमण करता है, जो कश्मीर में आतंकवाद को फैलाता है, उनके लिए वो गुड टेररिज्म है। तालिबान उनके लिए गुड टेररिज्म है। कश्मीर में जो आतंकवाद फैलाता है उनके लिए गुड टेररिज्म है। बैड टेररिज्म उनके लिए क्या है कि उनके देश में जो आतंकवाद फैलता है, हमने कुछ दिन पहले देखा है कि कराची में किस तरह से आतंकवादी हमला हुआ है, तो वो उनके लिए बैड टेररिज्म है। भारत जो है गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करता है। भारत कहता है कि अगर अपनी मांग के लिए आपने हथियार उठा करके हिंसा का प्रयोग कर दिया तो वो टेररिज्म है, वो गुड या बैड नहीं होता, वो हमेशा गलत होता है।
तो इसको इस तौर पे एक बार आप देख सकते हैं, एक बार पढ़ सकते हैं। देखो ये न्यूज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट परिचर्चा है कि गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राजमार्गों की होगी रैंकिंग। तो किस तरह से राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे किस तरह से इम्प्रूव कर सके, नेशनल हाईवे किस तरह से अच्छा बन सके, इसके लिए नेशनल हाईवे का जो है रैंकिंग जारी किया जाएगा। निश्चित तौर पे एक अच्छा और सकारात्मक कदम है। कुछ दिन पहले हमने आपके साथ डिस्कस किया था लॉजिस्टिक्स को लेकर के। हमने कहा था, आपको याद होगा, कि जो आप किसी सामान को मान लो परचेज करते हो, अगर 100 रुपये के सामान को परचेज करते हो तो उसमें 14 रुपये आप लॉजिस्टिक्स का वहन करते हो। 14 रुपया आपने जो है लॉजिस्टिक्स जो है, मान लो सामान आपके पास जो पहुंचा उसका वहन 14 रुपया आप करते हो 100 रुपये में। यानी लॉजिस्टिक्स पे जो खर्च होता है ये 14% इंडिया में होता है। जो विदेश में कितना होता है, अमेरिका जैसे देशों में या विकसित देशों में 8% ही होते हैं लॉजिस्टिक्स पे खर्च। तो इसे कम करने के लिए आवश्यक है, इसे कम करने की ज़रूरत है और इसके लिए सरकार बहुत सारे कदम उठा रही है। उसमें से एक कदम आपको ये भी कर सकते हो। तो देखो प्रीवियसली हमने जो डिस्कस किया था लॉजिस्टिक्स के बारे में, उसको किस तरह से हमने इस न्यूज़ से कोरिलेट किया। और साथ ही साथ आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि लॉजिस्टिक्स जो है भारत के 12 चैंपियन सेक्टरों में से एक हैं। भारत सरकार ने चैंपियन सेक्टर की घोषणा की थी, 12 चैंपियन सेक्टर बनाया था और कहा था कि इस 12 सेक्टर पे हमें जोर देने की आवश्यकता है और उस 12 सेक्टर में एक सेक्टर जो है लॉजिस्टिक्स सेक्टर भी है। तो अब देखो एनएच के लिए क्या क्या मापदंड है, तीन भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है। पहला तो है कि राजमार्ग की दक्षता क्या होगी, दूसरा है कि राजमार्ग की सुरक्षा क्या होगी और तीसरा है कि उपयोगकर्ता सेवाएं क्या होगी। उपयोगकर्ता सेवाएं में क्या क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखो पौधारोपण हो गया, सड़क के किनारे से किस तरह से पौधा का रोपण किया जाए, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह से लागू किया जाए, संरचनाओं का कार्य क्षमता किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, ग्राहकों की संतुष्टि किस तरह से शामिल की जाए, ये सारे ही सारे पार्ट शामिल हैं किस तरह से राजमार्ग को रैंकिंग दी जाएगी। 3 उसके मेन कंपोनेंट हैं और सब कंपोनेंट कहीं ज़्यादा है। क्लियर है? देखो हमने फर्स्ट पेज पे आपके साथ डिस्कस किया था कि चीन पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। 45 वर्ष के बाद चीन और इंडिया के बीच में खूनी झड़प हुई है जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं। हम चीन पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो उसी को लेकर के एक न्यूज़ है, आप इसको खुद से पढ़ सकते हैं। राजनीतिक उथल पुथल से त्रस्त नेपाल। इसमें हालांकि कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं जो हमने डिस्कस नहीं किया था। देखो नेपाल में जो है केपी शर्मा ओली की जो पार्टी है जिसका नाम है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, राइट, एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले इसका नाम है, जिससे 80 सीटें जीती थी। और साथ ही साथ एक और संगठन था जिसका नाम है एक और संगठन है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, जिसने 36 सीटें जीती। तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी जिसने 36 सीटें जीती, उसके अध्यक्ष हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड जी उसके अध्यक्ष हैं। और साथ ही साथ 80 सीट जीतने वाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले का अध्यक्ष हैं केपी ओली जी। दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था। एक समझौता ये हुआ था कि आपकी सीट भी कंप्लीट नहीं हो रही है, मेरी सीट भी कंप्लीट नहीं हो रही है, दोनों अगर 80 प्लस 36 मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा। यानी दोनों मिलकर सरकार बना सकते हैं। ऐसे कंडीशन में 2.5 साल जो है आप सरकार में रहिए, 2.5 साल आप प्रधानमंत्री रहिए। केपी ओली साहब आप 2.5 साल के लिए प्रधानमंत्री हैं और 2.5 साल के लिए प्रचंड जी ने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री आप बना दें। क्लियर है? लेकिन वर्तमान समय में केपी ओली जिस पे चीन का हाथ है, चीन के जो है दूत हैं, राजदूत हैं, जो नेपाल में है, वो डायरेक्टली कांटेक्ट में इनसे हैं, केपी ओली जी से हैं। तो ये अब 2.5 साल के बाद प्रधानमंत्री पद से हटने में असमर्थता जाहिर की है, ये अपने वादे से मुकर गए हैं। तो इसी को लेकर के आर्टिकल है
कि अब जो है जब प्रचंड जी का समय आ रहा था, 2.5 साल इनका पूरा हो चुका है, प्रचंड जी का प्रधानमंत्री बनने का समय आ रहा था, तो ये अपने वादे से मुकर गए हैं। देखते हैं कि नेपाल में क्या होगा, राइट। लेकिन ये जानकारी आपको होना चाहिए। चीनी सामान के फायदे और नुकसान। पहली बात तो आपको ये एक अलग पार्ट होता है, और ये एक अलग पार्ट होता है कि किस तरह से चीन के विरुद्ध वैश्विक माहौल किस तरह से बन रहा है। दलाई लामा को लेकर के आज़ादी से लेकर के वर्तमान तक, आज़ादी से लेकर के वर्तमान तक 1947 से लेकर के अभी तक चीन किस तरह से माहौल चीन के खिलाफ बना है और क्या रणनीति होना चाहिए उसको लेकर के दिया हुआ। इसको एक बार आप पढ़ लेना। चीन के साथ ऐतिहासिक क्या क्या संदर्भ है हमने डिटेल से डिस्कस किया है। आज स्पेशली हम डिस्कस करेंगे कि चीन के सामान का बहिष्कार होने का क्या क्या फायदा हो सकता है, क्या क्या नुकसान हो सकता है और क्या किया जाना चाहिए। इस तरह से मेंस का एक कंप्लीट आंसर आपका बन जाता है। चीन के सामान का क्या फायदा है, क्या नुकसान है अगर हम बहिष्कार करते हैं चीन के सामान का, और साथ ही साथ सरकार को क्या करना चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए। क्लियर है। कुछ राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू है, कुछ मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, दोनों मिला करके डिस्कस करेंगे। देखो चीन के जो है, चीन के बहिष्कार, चीनी सामान के जो बहिष्कार के क्या क्या नुकसान है, पहले तो नुकसान पे चलते हैं। अगर हम चीन के सामान बहिष्कार करते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है। पहला नुकसान जो राइटर का कहना है कि देश में उद्योगों को कुशलता बढ़ाने पे कोई दबाव नहीं होगा। मान लो चीन हमें सामान बेचता है, सस्ता सामान बेचता है, एक मोबाइल 10,000 रुपये में मान लो एक चीन का मोबाइल आता है, सस्ता मोबाइल आता है, तो इस मोबाइल में जो क्वालिटी होती है उस तरह की क्वालिटी किस तरह से इंडिया डेवलप कर सकता है। 10,000 रुपये में भारत के उद्योग 10,000 में ही डेवलप कर सकते हैं या उससे कम 9,000 में ही डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए जो कंपटीशन की भावना है वो समाप्त होगी। क्लियर है। दूसरा है कि गरीब उपभोक्ताओं को सामान महंगा मिलेगा, निश्चित तौर पे महंगा मिलेगा। उद्योग प्रतिस्पर्धी नहीं होंगे, जिसकी चर्चा हमने की है वही बात है यहाँ पे, वही पॉइंट है कि उद्योग जो है कॉम्पिटेंट नहीं होंगे, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा कंपटीशन था चीनी उत्पाद से। उसके बाद देश में उत्पादन और रोजगार प्रभावित होगा। देश में कई कंपनी है, ओला जैसा कंपनी का आपने नाम सुना होगा। ओला का जो ऑटो चलता है, टैक्सी चलता है, ओला जैसी कंपनी में निवेश है चीन का। अगर हम चीन का बहिष्कार करते हैं तो निश्चित तौर पे देश में उत्पादन प्रभावित होगा, रोजगार प्रभावित होगा, कई सारे लोगों का रोजगार जाएगा। और उत्पादन किस तरह से प्रभावित होगा ये भी आप समझो कि जैसे मान लो यहाँ पे अगला पॉइंट हमारा ये भी है कि दवा उद्योग में विश्व में भारत के निर्यात में कमी होगी। तो इसको मैं उत्पादन से कोरिलेट करके आपको बताता हूँ। हम दवा बनाते हैं, उसके लिए हमें एपीआई की ज़रूरत होती है। एपीआई एक्यूट फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इसे कहा जाता है। इसको एक तरह से कह सकते हो कच्चा माल होता है दवा का। तो ये कच्चा माल 90% इंडिया चीन से मंगाता है और उसके बाद इंडिया उसको बनाता है, उसको प्रोसेस्ड करके जो है दवाई बनाता है और उस दवाई को जो है भारत सस्ता में बेचता है, विश्व के बाज़ारों में बेचता है। भारत का विश्व के बाज़ारों में दवाई पे भारत का एक अच्छा पकड़ है, एक अच्छा निर्यात करता है इंडिया, लेकिन उसके लिए कच्चा माल इंडिया चीन से मंगाता है। तो जब हम चीनी सामान का बहिष्कार कर देंगे, हम निर्यात मंगाना बंद कर देंगे वहाँ से, तो निश्चित तौर पे दवा उद्योग प्रभावित होगा। दवा उद्योग प्रभावित होगा, इसका मतलब क्या होगा कि दवा जो है महंगा मिलना शुरू होगा। महंगा मिलना शुरू होगा तो विश्व के देश जो इंडिया से दवा मंगाते थे वो अब दवा मंगाना बंद कर देंगे और साथ ही साथ उत्पादन प्रभावित होगा और रोजगार जो है कई सारे लोगों का रोजगार जाएगा जो दवा इंडस्ट्रीज में लंबे समय से काम कर रहे हैं। दूसरे देश भी भारतीय सामान पे टैरिफ बढ़ाएंगे, ये भी हो सकता है। और साथ ही साथ एक अन्य इम्पॉर्टेंट फैक्ट यह है कि अन्य देश के माध्यम से चीन हमें सामान भेज सकता है। जैसे मान लो चीन से हम कोई सामान परचेज करते हैं, चीन अब क्या करेगा, उसको थाईलैंड भेज देगा और हमने थाईलैंड से परचेज कर लिया। तो डायरेक्टली अगर हम चीन से परचेज करते तो हम सस्ता मिलता है, लेकिन थाईलैंड के माध्यम से अगर हम परचेज कर रहे हैं तो हमें महंगा मिलेगा। ऐसा बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। और इसको इस तौर पे भी आप समझो कि जो टमाटर होता है, भारत का जो टोमेटो है यानी टमाटर है, वो हम कहाँ भेजते हैं, वो हम खाड़ी देशों में भेजते हैं, यूएई में भेजते हैं, सऊदी अरब में भेजते हैं।
और इनसे मंगाता कौन है? पाकिस्तान। सोचो, पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर टच होता है, पाकिस्तान इंडिया का इमीडिएट पड़ोसी है। अगर इंडिया से डायरेक्टली पाकिस्तान सामान मंगाता, टमाटर मंगाता, तो काफ़ी सस्ता मिल सकता था। लेकिन पाकिस्तान मंगाता किससे है? तो सऊदी अरब से मंगाता है, और सऊदी अरब को भेजता कौन है टमाटर? तो भारत भेजता है। तो इनडायरेक्टली तौर पे सामान जो है इंडिया से पाकिस्तान जा रहा है, इससे वो उत्पाद महंगा मिलता है, और यही डर हमें चीनी उत्पाद को भी लेकर है। अब देखो फायदा क्या होगा? घरेलू उद्योग को फायदा होगा, एमएसएमई को फायदा होगा, कुटीर उद्योग को फायदा होगा, हस्तकरघा उद्योग को फायदा होगा। ये सारे के सारे जो छोटे मोटे उद्योग रहे हैं उसको फायदा होगा। चीनी वस्तु आने से सबसे अधिक इन्हीं उद्योग का नाश हुआ, ये उद्योग समाप्त हुए हैं। तो निश्चित तौर पे एमएसएमई को फायदा होगा। व्यापार घाटा कम होगा, हमारा लगातार व्यापार घाटा जिस तरह से बढ़ रहा है वो कम होगा। फॉरेक्स रिजर्व जो है वो बढ़ेगा। वर्तमान में फॉरेक्स रिजर्व $500 बिलियन से अधिक है भारत का, और अगर हम चीनी सामान को बहिष्कार करते हैं तो निश्चित तौर पे हमें फॉरेक्स रिजर्व हमें बढ़ेगा, और साथ ही साथ चीन पे प्रेशर बिल्डअप होगा। और इसी प्रेशर का ये नतीजा है कि आज हमने देखा है कि चीनी सैनिक किस तरह से 2 किलोमीटर पीछे चले गए। तो ये तो हो गया नुकसान और फायदा। एक कंक्लूसिव ये होना चाहिए कि आप क्या आगे होना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना होगा। एज अ ऑफिसर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि चीन का बहिष्कार फायदा या नुकसान, ठीक है, लेकिन सरकार को क्या करना चाहिए, तो आपको बोलना चाहिए, आप अपना राय दे सकते हैं कि भारत को अपने मित्र राष्ट्र जो है, भारत का जो भी मित्र राष्ट्र है, फ्रांस हो गया, उसके बाद जापान हो गया, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, तो इनके साथ मिल करके हमें चीनी की आर्थिक नीति का बहिष्कार करना चाहिए। यानी जो चीन का सामान हम मंगाना बंद कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि अमेरिका भी मंगाना बंद करे, रशिया भी मंगाना बंद करे, जापान भी मंगाना बंद करे, फ्रांस भी मंगाना बंद करे, ब्रिटेन भी मंगाना बंद करे। तो भारत का जो मित्र राष्ट्र है उससे मिलकर सरकार इस तरह की रणनीति बनाए कि सभी देश मिल करके चीनी उत्पाद का बहिष्कार करें, और साथ ही साथ जो सामान मंगाते हैं सारे देश, चीन से जो भी सामान ये सारे देश मंगाते हैं, उन सामान का ये लोग खुद मैन्युफैक्चर करें। जैसे मान लो हम मोबाइल मंगाते हैं, मान लो चीन से, तो वो मोबाइल जो है हमारे मित्र राष्ट्र हैं दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया खुद उस मोबाइल का प्रोड्यूस करें और प्रोड्यूस करके इंडिया को भेज दें, राइट। तो इस तरह से हमें आपस में एक गुट बना करके, आर्थिक गुट बना करके चीन के सामान का बहिष्कार करना होगा, और साथ ही साथ हमें ऑप्शन देना होगा लोगों को कि वही सारे देश जो आपस में हमने एक गुट बनाया, वही देश मिल करके उस सामान को प्रोड्यूस करें और आपस में बेचें। क्लियर है? तो इस तरह से चीन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करना होगा। इसको लेकर के आर्टिकल भी हमने डिस्कस किया था कि भारत रिसर्च डेवलपमेंट में बहुत कम खर्च करता है। जो पेटेंट है, पेटेंट करना है किसी वस्तु को लेकर के रिसर्च करते हैं, तो कोई अगर नया उपलब्धि आपका बनता है, नया आविष्कार होता है, तो उसे पेटेंट कराने की आवश्यकता होती है। और आपको पता होना चाहिए कि विश्व में सबसे अधिक पेटेंट पहले अमेरिका करता था, अब चीन करने लगा है। चीन 59,000 पेटेंट एक वर्ष में करता है, अमेरिका 58,000 हो गया, राइट। तो पेटेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में चाइना ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। भारत को निश्चित तौर पे हमें रिसर्च डेवलपमेंट में खर्च करने की आवश्यकता है। अब बोलोगे कि सर ऐसा क्यों जरूरी है? तो देखो, ये जो मान लो चीन से मोबाइल आता है, 10,000 का एक मोबाइल आता है, उसमें जो भी वो क्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं, कम कीमत पे अधिक क्वालिटी जो वो देते हैं, उसके लिए आपको रिसर्च करना होगा कि किस तरह से हम वो प्रोवाइड कर सकते हैं। बिना रिसर्च किए हुए आप कम दाम में अच्छा मोबाइल या अच्छा उत्पाद तैयार नहीं कर सकते हैं। इसलिए रिसर्च करने की आवश्यकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कुशलता बढ़ाना होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार की आवश्यकता है। हालांकि हमने काफ़ी सुधारा है, लेकिन और सुधार की आवश्यकता है। कानून में ढील देने की जरूरत है। काफ़ी हमारे यहाँ कानून टाइट होता है, ये फाइल यहाँ भेजो, उसके बाद वो फाइल दूसरी जगह जाएगा, उसके बाद तीसरी जगह जाएगा, चौथे जगह जाएगा। जो लाल फीताशाही है उसको समाप्त करने की आवश्यकता है। कम से कम समय में अगर मान लो एक उद्योग आना चाहता है इंडिया,
तो उसको बहुत कम समय में 1 सप्ताह के अंदर कोशिश किया जाए, 1 वीक के अंदर, जैसा कि चीन में होता है। चीन में अगर कोई नई फैक्ट्री लगाना चाहती है तो उसको 1 वीक के अंदर वो लगा सकती है, सारे फाइल क्लियर मिलेंगे, उसको ज़मीन मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, 1 वीक में वो लगाना शुरू कर सकता है। तो इस तरह से हमें कानून में ढील देकर 1 वीक के अंदर सारा का सारा इम्प्लांट करना होगा। कोई इंडस्ट्रीज इंडिया में आना चाहती है तो 1 सप्ताह के अंदर वो लगा सकती है। साथ ही साथ एक विशेष न्यायालय जो उद्योग के साथ डिस्प्यूट है, उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए एक विशेष न्यायालय, स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाना होगा, और वो स्पेशल ट्रिब्यूनल बहुत कम समय में डिसीजन दे। भारत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, ये भी है, यही नहीं, भारत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह भी है कि यहाँ न्यायपालिका लेट लतीफ़ी चलती है, और उद्योग को लेट लतीफ़ी नहीं चल सकता। तो उद्योग का जो भी उद्योग से संबंधित मामला आए वो उसी न्यायाधिकरण में सॉल्व हो, और साथ ही साथ इमीडिएट सॉल्व हो, त्वरित समाधान हो, बहुत कम समय में समाधान हो। और इसके साथ आप कह सकते हैं कि लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट उद्योग को भी हमें जोड़ने की आवश्यकता है, बढ़ाना होगा। लॉजिस्टिक्स को, ट्रांसपोर्ट को उद्योग से जोड़ना होगा। जहाँ पे मान लो इंडस्ट्रीज है, मान लो इस जगह पे इंडस्ट्रीज है, तो यहाँ पे हमें ट्रेन को जोड़ना होगा, यहाँ पे हमें रोड देना होगा, अच्छा लॉजिस्टिक्स देना होगा, ताकि जो है ये शिप पे अपना सामान भेज सके और शिप के माध्यम से विश्व के लेवल पे निर्यात हो सके। क्लियर है? क्या किया जाना चाहिए ये हमने डिटेल से डिस्कस किया है। चीनी बहिष्कार का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, और क्या करना चाहिए। तीनों ही पर्सपेक्टिव आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, नागरिक अधिकारों पे सवाल, बस एक फैक्ट मैं यहां पे डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ। 1996 में पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में, ये मामला याद रख लेना, ये मामला का नाम है पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य सुविधा को जीने के अधिकार में शामिल किया। राइट, जीने का अधिकार यानी आर्टिकल 21 में स्वास्थ्य सुविधा को शामिल किया। आज जो देश में स्वास्थ्य की कंडीशन है, देश में कोरोना वायरस की कंडीशन है, वो हमारा मौलिक अधिकार है, वो हमारा जीने का अधिकार है। आर्टिकल 21 के तहत वो अधिकार हमें मिला है कि राज्य हमें स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करें। ये किस वाद में आया है, ये अधिक इंपॉर्टेंट है। ये वाद का नाम जाकर के अपने कॉपी में आप निश्चित तौर पे लिख लेना। और इसी तरह से देखो, आर्टिकल 21 को जाकर के पढ़ लेना। आर्टिकल 21 में लगभग 40 से भी अधिक प्रकार के अधिकार दिए हुए हैं। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 19 में, मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है, यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था कि शादी करने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत आता है। तो कई सारे लोग कंफ्यूज हो गए कि आर्टिकल 19 के तहत आएगा या आर्टिकल 21 के तहत आएगा। शादी करने का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत आता है। स्वच्छ वायु में सांस लेने का अधिकार भी आर्टिकल 21 में आता है। विदेश में अगर मान लो आप, विदेश में अगर आप कहीं फंस गए हैं, विदेश में अगर यात्रा कर रहे हैं, तो ये यात्रा करने का अधिकार भी आर्टिकल 21 के तहत आता है। आपके विदेश करने की यात्रा ये आर्टिकल 21 के तहत आती है। और आप में के देश के अंदर घूमने का अधिकार, विदेश घूमने का अधिकार आर्टिकल 21, देश में घूमने का अधिकार आर्टिकल 19 के तहत आता है। तो सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, जाके पॉलिटी के सेक्शन में देख लेना। और ये वो फैक्ट है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई लोगों को पता नहीं है। आर्टिकल 21 के तहत विदेश घूमने का अधिकार और देश में घूमने का अधिकार आर्टिकल 19 के तहत आता है। इसके साथ साथ कई चीज़ें आर्टिकल 21 में आती हैं। राइट, तो ये जो है, ये वाद देख लेना, ये वाद जाकर के लिख लेना। चूंकि कोरोना चल रहा है, स्वास्थ्य को लेकर के चर्चा हो रही है, इसलिए ये वाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मामला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुश्किल जरूर मगर मुमकिन है आत्मनिर्भर, इसी को लेकर के जो हमने डिस्कस किया था ऊपर की एपीआई को लेकर के ही ये डिस्कस किया है। और ये दवा इंडस्ट्रीज को लेकर के ही डिस्कस किया है। काफ़ी डाटा दिया हुआ, आप इसको निश्चित तौर पे जाकर देखना और डिटेल से देखना। इसका कटिंग मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। चीनी मुकाबले के लिए 6 पिछड़े राज्यों का औद्योगिक कायाकल्प। 6 कौन से राज्य हैं, बस एक बार देख लो। जम्मू कश्मीर, गोवा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, ये 6 राज्यों का कायाकल्प किया जाएगा, क्योंकि हमें चीन को इनकाउंटर करना है, चीन से प्रतिस्पर्धा करना है, हमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है। तो ये जो पिछड़े राज्य हैं देश का,
इसे भी आगे लाने की सरकार कोशिश कर रही है। DPIIT का इस तरह का प्लान है। अटल पेंशन योजना में सब्सक्राइबर कभी भी बदल सकेंगे अंशदान राशि। न्यूज क्या, पहले तो न्यूज सुन लो। न्यूज ये है कि अटल पेंशन योजना अगर मान लो आपने लिया, तो मान लो आप प्रत्येक मंथ जो है आप 100 रुपये जमा करते हैं, तो सरकार ने ये फैसिलिटीज़ दी है कि कोविड के समय में जब आपके पास पैसा नहीं होता है तो आप 100 के जगह 50 रुपये भी जमा कर सकते हैं। क्लियर है? पहले जहां मान लो आप 1000 रुपये नहीं बोल रहा हूँ, 100 रुपये आप पहले जमा करते थे प्रत्येक महीना, अब आप महज 50 रुपये प्रत्येक महीना जमा कर सकते हैं कोविड-19 के कारण। और ये फैसिलिटीज़ का यूज़ आप सिर्फ एक बार कर सकते हैं। तो ये न्यूज़ भी इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ अटल पेंशन योजना भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में भी जानते हैं। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को शुरू हुआ। 2020 है ये 5 वर्ष कंप्लीट कर चुका है ये योजना, राइट। अगर आपको अटल पेंशन योजना का आप फायदा लेना चाहते हैं तो आपकी एज 18 वर्ष होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम 40 वर्ष होना चाहिए। और खास करके ये असंगठित क्षेत्रों के लिए ये बेस्ट है। यानी MSME इंडस्ट्रीज़ में जो सबसे ज़्यादा असंगठित क्षेत्र हैं, MSME इंडस्ट्रीज़ में असंगठित क्षेत्र में श्रमिक वगैरह जो काम करते हैं, जो दिहाड़ी मजदूर काम करते हैं, जो पान पे दुकान पे काम करते हैं, जो ठेला के दुकान पे काम करते हैं, जो चाय के दुकान पे काम करते हैं, उन मजदूरों के लिए भी सरकार ने ये योजना लाई है कि 60 वर्ष पूरा होने पे उसे भी पेंशन का फ़ायदा मिले। लेकिन उसके लिए इनरोल होने की जो आवश्यकता है वो 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक है। क्लियर है? पिछले 5 वर्ष में 2.23 करोड़ श्रमिक को पेंशन के दायरे में ला चुका है। सरकार जो है 2.23 करोड़ श्रमिक को पेंशन के दायरे में ला चुका है, राइट। इसमें जो है इस योजना में बड़े पैमाने पर लागू किया है और सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में जुड़ने वाले पुरुषों और महिलाओं में 57:43 है। यानी जेंडर इक्वालिटी यहाँ पे बढ़ा है, लगभग दोनों के बीच में समान अनुपात है। जितना महिला इससे जुड़ा है इस योजना से, उतना पुरुष जुड़ा हुआ है। 57:43 है दोनों के बीच में। साथ ही साथ ये जो योजना है ये गारंटी देता है कि आपको 1000 रुपये से लेकर के 5000 रुपये प्रति माह मिलेगा। जिस अनुसार आप अंशदान देते हैं, आप कितना अंशदान देते हैं उस पर निर्भर करेगा। लेकिन आपको 1000 से मैक्सिमम 5000 तक, आपको मिनिमम 1000 से मैक्सिमम 5000 तक आपको पेंशन मिलेगा जब आपकी उम्र 60 वर्ष हो जाएगी। और इस योजना को रेगुलेट करने का काम किसी भी तरह का, याद रखना, किसी भी तरह का पेंशन को रेगुलेट करने का काम करती है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA करती है, राइट। किसी भी तरह को पेंशन को रेगुलेट करने का काम पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी करती है। ये नियामक संस्था है। उम्मीद करता हूं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। देखो इसको भी पढ़ सकते हो। हमने जो डिस्कस किया था कि भारत जो है, चीन सेना क्यों पीछे हटी गलवान में, उसका एक रीज़न है कि अमेरिका भी जो है सैन्य अभ्यास करना शुरू कर दिया है दक्षिणी चीन सागर में। और दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका ने सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया, जिसके बाद चाइना पे भी प्रेशर बढ़ा और चाइना पीछे हटा गलवान घाटी में। यानी गलवान घाटी में चीन के पीछे हटने का कारण एक यह भी है, राइट। तो हमें ब्रॉड पर्सपेक्टिव से सोचने की आवश्यकता होती है। भारत के सुरक्षा परिषद में शामिल होने से कई क्षेत्रों में होगी प्रगति। कल हमने यूनाइटेड नेशन का जितना बॉडी था हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया था, तो वहाँ पे हमने सुरक्षा परिषद के बारे में भी डिस्कस किया। सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर होते हैं, 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 अस्थायी सदस्य का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष पे होता है। भारत अस्थायी सदस्य चुना गया है। और भारत कब के लिए चुना गया है? भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा, जो 31 दिसंबर 2022 तक होगा। देखो 1 जनवरी 21 से शुरू होगा और 31/12/2022 तक जो है भारत का कार्यकाल होगा सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का। तो इसको एक बार आप देख सकते हैं, इसको एक बार पढ़ सकते हैं।
टल सकता है T20 विश्व कप रिपोर्ट। T20 का विश्व कप जो ऑस्ट्रेलिया में संभावित था होने का, ये टल सकता है। देखते हैं इस पर क्या न्यूज़ आएगा। अगर टल जाएगा, कंफर्म न्यूज़ आ जाएगा, उसके बाद ये आपके जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हो जाएगा। ओके, आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। चलते हैं क्वेश्चन पे। अब हम देखो क्वेश्चन पे हम आ गए, और क्वेश्चन क्या था कि मीडियम इंडस्ट्रीज किसे कहा गया। तो हमने आपके साथ बताया कि एमएसएमई का नया परिभाषा 1 जुलाई 2020 से लग चुकी है। यानी 1 जुलाई से ये एमएसएमई का नया परिभाषा इम्प्लांट हो चुकी है, लागू हो चुकी है। और उसका जो है एक पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पीडीएफ है, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। तो मीडियम इंडस्ट्री जो होगी वो 50 करोड़ होगी निवेश, और 250 करोड़ होगी टर्नओवर। निवेश 50 करोड़ होना चाहिए और टर्नओवर 250 करोड़ से कम होना चाहिए, तभी जाकर उसे मीडियम इंडस्ट्रीज कहा जाएगा, राइट। और ये क्राइटेरिया अगर फुलफिल कर लेता है तो उसके बाद जो होगी, मान लो अगर निवेश 50 करोड़ से अधिक होता है या टर्नओवर 250 करोड़ से अधिक होता है तो उसे बिग इंडस्ट्रीज कहा जाएगा। एमएसएमई के तहत वो नहीं आएगा। यानी एमएसएमई का किसी को फायदा लेना है किसी कंपनी का, तो उसका निवेश होना चाहिए 50 करोड़ से कम और टर्नओवर होना चाहिए 250 करोड़ से कम। तो इसका आंसर हो गया डी। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ इसे शेयर कर दें और लाइक तो निश्चित तौर पे कर दें। थैंक यू सो मच।